इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे, ये स्टेट को पावर है, ये अपीलेट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के। इनकी हिम्मत कैसे हुई प्रपोजल लाने की? टाटा ने इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रिश्वत दी। जमशेदपुर को की 15,725 एकड़ जमीन जो है वो अंग्रेजों ने टाटा को दी और उसको फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड और मिनरल्स ये सारा कुछ उसको मुहैया कराया, पानी मुहैया कराया और उसको कहा कि तुम पॉल्यूट भी कर दो, वातावरण को बर्बाद कर दो। जमीन पब्लिक की थी, यहाँ के आदिवासियों की थी, पानी आदिवासियों की थी। टाटा का नहीं था, टाटा आए थे गुजरात से और गुजरात से ज़मीन लेके नहीं आए थे। जब वो गुजरात से आ रहे थे यहाँ फैक्ट्री लगाने तो वहाँ के किसी राजा ने नहीं कहा था कि जा रहे हो वहाँ फैक्ट्री लगाने, तुमको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ लैंड लेते जाओ। उसके तहत हमने 1956 से हमने सारे ज़मीन को जो सरकारी अनुदान था उसको ले लिए और टाटा को हम सब लीज दे दिए। समझ देख लीजिए कि कितने बड़े चोर सब थे बिहार के कांग्रेसी, है ना। सब मर गए हैं, दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे जुबान से अच्छी बात उनके लिए निकल नहीं सकती है। और 1992 से पहले 1989 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल शर्मा जी ने जो पिटीशन फाइल की थी, रिट पिटीशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि आपको जमशेदपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाना है। और 1992 में जो अमेंडमेंट हुआ 74वां 74th, उसमें भी कहा गया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाना है। लेकिन 1992 में जो संशोधन हुआ उसमें पहली बार कहा गया कि अंडर सर्टेन कंडीशंस एक इलाके में जहां कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ऑलरेडी वहां नागरिक सुविधाएं अगर दे रही है तो उसको बनाया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन, सबसे बड़ी बात है साइज, उसमें मैं बाद में आता हूं, कि एक पर्टिकुलर साइज और कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल होते हैं तो किसी जगह पे आप इंडस्ट्रियल टाउन बना सकते हैं। लेकिन ये प्रपोजल आया कब इंडस्ट्रियल टाउन का? ये प्रपोजल आया 1992 के बाद, 74वां संविधान संशोधन हुआ उसके बाद ना। लेकिन 1989 में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाओ, उसका क्या होगा? उठा के फेंक दीजिएगा आप। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको रिव्यू नहीं किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस आदेश को रिव्यू नहीं किया। तो 89 में कहा तुम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाओ और 74वां संविधान संशोधन 1992 में होने के बाद 1 साल के अंदर में इनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाना था। तो ये फिर इसमें इंडस्ट्रियल टाउन की बात कहां से आ गई? इनकी हिम्मत कैसे हुई? ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं। ये जो स्टेट है ये माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से ये ऊपर हैं क्या? एपीलेट अथॉरिटी हैं कि उन्होंने उसका फैसला बदल दिया कि नहीं अब हम नहीं करेंगे, इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनाएंगे, अब हम इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे। इंडस्ट्रियल टाउन बनाएंगे, ये स्टेट को पावर है, ये अपीलेट अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के। इनकी हिम्मत कैसे हुई प्रपोजल लाने की? समझे? तो आप समझिए संवैधानिक स्थिति, अगर 1989 का जो आदेश है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और 1992 का जो संविधान का संशोधन है 74वां, उसके हिसाब से यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सिवाय कुछ दूसरा बनेगा नहीं। बन जाना चाहिए था और बन जाना चाहिए था। ये जानबूझ के टाटा वाले और ये क्या नाम है सरकार जो है ये आपस में मिल के थर्ड वोटिंग राइट से वंचित कर रखा है जमशेदपुर के लोगों को, है ना। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात है जमशेदपुर में बनने का, उसकी जगह पे आप लेके आ रहे हैं एक इंडस्ट्रियल टाउन, है ना। लेकिन एक व्यवस्था तो पहले से आप बना के रखे हैं। यहां पे एक नोटिफाइड एरिया कमेटी तो आप बना के रखे हैं। नोटिफाइड एरिया कमेटी बनी थी, बिहार उड़ीसा का एक म्युनिसिपल एक्ट था 1922 का। तो 1924 में अंग्रेजों ने ये नोटिफाइड एरिया कमेटी बनाई और वो नोटिफाइड एरिया कमेटी जो है उसमें केवल टाटा के जो पदाधिकारी थे, टाटा स्टील के, उसके पदाधिकारी उसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते थे। वाइस प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव पावर था। मतलब वो जो नोटिफाइड एरिया कमेटी थी जो 1924 में अंग्रेजों ने बनाया, वो 1992 के एक्ट के तहत बनाया और उसमें केवल टाटा के लोग होते थे। और टाटा को जो जमीन अंग्रेजों ने दी थी 1919 में, केवल उसके रेगुलेशन के लिए, मतलब उसका ही कंट्रोल नोटिफाइड एरिया कमेटी में था। ठीक है, तो नोटिफाइड एरिया कमेटी अंग्रेजों ने बनाई और वो चला 1950 तक, जब तक हमने संविधान अडॉप्ट नहीं किया। संविधान अडॉप्ट करने के बाद
नोटिफाइड एरिया का लीगल स्टेटस क्या रहा? खत्म हो गया। हाँ, आइडियली, क्योंकि जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात हम करने लगे, म्यूनिसिपैलिटी की बात करने लगे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने लगे, पंचायती राज को हमने इम्प्लीमेंट किया, पंचायत बनाने लगे, नगर पंचायत बनाने लगे, और 74 के बाद ये मैंडेटरी हो गया। थर्ड वोटिंग राइट को तो हमने 1950 के बाद से शुरू किया। म्यूनिसिपैलिटी तो पुरानी, अब जाके देखे बॉम्बे म्यूनिसिपैलिटी कब की है? बहुत पहले की है। बहुत पहले की है। 1992 का जो अमेंडमेंट है उससे पहले की है। हिंदुस्तान के बहुत से बड़े शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत, ये सारी चीज़ें तो, ये व्यवस्थाएं तो पहले से बनी हुई है। लेकिन उसको फोर्टिफाई करने के लिए, मतलब उसको मजबूती देने के लिए, उसका अधिकार, मतलब लोकल बॉडी का अधिकार बढ़ाने के लिए 1992 का अमेंडमेंट हुआ, मैंडेटरी करने के लिए। उससे पहले तो क्या था, संविधान के अनुरूप ही हम लोगों ने किया, लेकिन सारे जगहों पर जहाँ जहाँ होना चाहिए था और उसको जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। कि क्या क्या उनको अधिकार देने थे, क्या थे क्या नहीं थे, कहाँ बना था कहाँ नहीं बना था, ये सारे सवालों का जवाब हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं, थर्ड वोटिंग राइट हमने क्रिएट करना शुरू किया संविधान को अडॉप्ट करने के बाद। जमशेदपुर में नहीं बना, तो नोटिफाइड एरिया कमेटी का स्टेटस क्या हुआ जमशेदपुर में? वो एक इलीगल बॉडी हो गई संविधान के अडॉप्ट होने के बाद। और जो बची खुची डाउट्स थी, मतलब जो बचे खुचे क्या नाम है, लोगों को लगा कि पता नहीं, हाँ, संदेह कि ये है कि नहीं है, ये लीगली सही है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि नहीं, 74वां संविधान संशोधन के बाद तो नोटिफाइड एरिया कमेटी का नामो निशान मिट गया। ऐसा कोई क्यों? जिक्र नहीं। हाँ, क्यों, वो समझिए। क्योंकि अब मैं उसके तुरंत बाद जमशेदपुर आऊँगा कि जमशेदपुर है क्या, तो समझ में आएगा। पहले जेनेसिस समझा देता हूँ कि नोटिफाइड एरिया कमेटी 1992 के बाद इसका नामो निशान मिट गया, क्योंकि संविधान में जो संशोधन हुआ उसमें नोटिफाइड एरिया कमेटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और उसके बाद हमने म्यूनिसिपल एक्ट जब बनाया 2011 में झारखंड में, उसमें भी नोटिफाइड एरिया कमेटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। करेक्ट? तो नोटिफाइड एरिया नाम की कोई चीज़ अगर 1922 के एक्ट में रही होगी तो रही होगी, लेकिन संविधान को अडॉप्ट करने के बाद 1950 में नोटिफाइड एरिया नाम की जो कमेटी है वो बिल्कुल इलीगल कमेटी बन गई। और 92 में 74वां संविधान संशोधन के बाद जब संविधान ने कह दिया कि 3 तरह की बॉडी आपको बनानी है या बना सकते हैं, नगर पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें नोटिफाइड एरिया कमेटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो 92 के बाद तो डाउट भी खत्म हो गया कि जो नोटिफाइड एरिया कमेटी जमशेदपुर में चल रही थी वो एक इलीगल बॉडी थी। और अभी भी है। अभी भी है ना? अभी भी है। और 2011 में जब आपने म्यूनिसिपल एक्ट बनाया, उसमें आपने कोई परिभाषा ही नहीं रखी नोटिफाइड एरिया कमेटी का, तो 2011 से लेकर 2023 तक नोटिफाइड एरिया कमेटी चल कैसे रही है? मतलब इस कमेटी को बनाया अंग्रेजों ने टाटा की मदद करने के लिए, और उसके बाद जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उसको ढोते रहा, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, अब जेएमएम वाले, ये सारे लोग उस गैर कानूनी व्यवस्था को चलाते रहे टाटा से पैसे लेके। टाटा ने इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रिश्वत दी, और रिश्वत लेने के आधार पर, मैंने उसको अंग्रेजी में हम लोग लीगल टर्म में बोलते हैं क्विड प्रो को, कि तुम मेरे लिए कुछ करो, हम तुम्हारे लिए कुछ करते हैं। तो टाटा ने पैसे दिए, और वो पैसा कमाया है झारखंड में, सारा आदिवासियों का पैसा है, आदिवासियों की ज़मीन से पैसा कमाया, आदिवासियों की पानी से पैसा कमाया, आदिवासियों की मिनरल से पैसा कमाया, और आदिवासियों का पैसा कमा के उसने आदिवासियों के खिलाफ इन तमाम लीडरों को खरीदा, जिसमें अब आदिवासी लीडर भी शामिल है। आदिवासी का पैसा, आदिवासी का हक मारने के लिए आदिवासी नेताओं को खरीदा, ये टाटा ने किया। और इसी वजह से 1992 के बाद भी यहाँ नोटिफाइड एरिया कमेटी चलती रही, और 2011 के बाद जब म्यूनिसिपल लॉ बना उसके बाद भी चलती रही नोटिफाइड एरिया कमेटी। तो अब एक सवाल पूछते हैं खुद से और आम लोगों से भी जिसको पता नहीं है, नोटिफाइड एरिया कमेटी को तो तुम कहते रहे कि म्यूनिसिपल बॉडी है ना? बनाए थे 1922 में म्यूनिसिपल एक्ट के तहत। बिहार उड़ीसा म्यूनिसिपल एक्ट 1992, नोटिफिकेशन ऑफ 1924, करेक्ट? 1992 के तहत एक म्यूनिसिपल बॉडी बनाई, म्यूनिसिपल बॉडी थी ना। तो म्यूनिसिपल बॉडी तो एक डेमोक्रेटिक बॉडी होती है, तो आप म्यूनिसिपल बॉडी की जगह आप एक इंडस्ट्रियल टाउन बना दे जो एक अनडेमोक्रेटिक बॉडी है ना? और इंडस्ट्रियल टाउन कहां बनेगा ये भी समझ लीजिए, यह आपको कोई बताएगा नहीं, संविधान में नहीं लिखा हुआ है।
इन लोगों ने जो म्यूनिसिपल कानून बनाया उसमें नहीं लिखा है, इन लोगों ने म्यूनिसिपल कानून में तुमने लिखा है कि इंडस्ट्रियल टाउन कैसे बनेगा? कहाँ बनेगा? कहाँ लिखा है तुमने? और कहाँ कहाँ बनेगा? अगर केवल टाउनशिप जो है वो बेस्ड है किसी बड़े इंडस्ट्रियल हाउस के होने से, तो सेल भी है, सेल है ना बोकारो में, क्यों नहीं बनाया? HEC है रांची में, उसको क्यों नहीं बनाया? और जैसे मैंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं बना? हिंदुस्तान के किसी टाउन में अभी तक इंडस्ट्रियल टाउन नहीं बना, ये पहला इंडस्ट्रियल टाउन की घोषणा है इनकी। इंडस्ट्रियल टाउन क्या होता है ये समझिए, ताकि आम लोग समझे। मैं बताना चाहता हूँ आज इंडस्ट्रियल टाउन का मतलब, जैसे आप समझिए कि जमशेदपुर में केवल टाटा होती और टाटा की दूसरी कंपनीज होती, जैसे टाटा मोटर्स है ना, तो इनके जितने या टिन प्लेट है, तो इनकी जितनी कंपनीज है उसमें 30,000 लोग काम करते हैं आज की तारीख में। पहले ज़्यादा काम करते थे, आज केवल 30,000 लोग काम करते हैं। मतलब इन टाटा कंपनी से करीब 1,20,000 1,25,000 लोगों का मतलब क्या नाम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब उसको क्या कहते हैं, आर्थिक, हाँ, उनका जो आर्थिक डिपेंडेंस है, उनकी जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है वो टाटा पर केवल 1,25,000 लोगों की है, या उससे कम भी होगा, क्योंकि 28-30,000 से ज़्यादा लोग टाटा में काम नहीं करते हैं। अब तो बहुत कम हो गया, अब और भी कम हो गए। तो मान लीजिए कि यहाँ सिर्फ टाटा होती, टाटा का इंडस्ट्री होता, उसकी कॉलोनी होती, और उस कॉलोनी में 1,25,000 लोग रहते, केवल उसकी कॉलोनी में। और तब सरकार कहती कि भाई टाटा जो है वो अपने लोगों के लिए बिजली, पानी और जो नागरिक सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था की है, और उस नागरिक सुविधा से टाटा के जो एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके कॉलोनी में रहते हैं वो संतुष्ट हैं, तो हम इसको इंडस्ट्रियल टाउन घोषित करते हैं। आप कर सकते थे, लेकिन जमशेदपुर की तो स्थिति ये नहीं है। जमशेदपुर में 1,25,000 लोग तो नहीं रहते हैं, इनका कोई कॉलोनी नहीं है जो आइसोलेटेड कॉलोनी है, जो इनके कंट्रोल में है। आप सबसे बड़ी कॉलोनी टाटा मोटर्स की है, आप उसके इर्द गिर्द देखिए कितनी बस्तियां हैं, है ना, और उन बस्तियों में और टाटा मोटर्स की कॉलोनी में ज़्यादा फर्क नहीं है। बिरसा नगर तो इनसे बड़ी कॉलोनी है, आप बिरसा नगर का एरिया चले जाइए, अगर उसको कॉलोनी मानते हैं तो टाटा मोटर्स की कॉलोनी से बड़ी कॉलोनी है बिरसा नगर, लोग भी रहते हैं ज़्यादा, और लोग भी रहते हैं ज़्यादा, है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा उस तरफ चल जाइए तो गोविंदपुर है, राहरगोड़ा है, परसूडी है, लक्ष्मी नगर है, ये सब तो टाटा के अंदर में है। नामदा बस्ती है, कदमा सोनारी में तो इनका कोई, कदमा का कुछ एरिया में तो इनका है कॉलोनी, लेकिन कदमा का जो आउटर एरिया है उसमें तो इनकी कोई कॉलोनी नहीं है। सोनारी है, सोनारी में तो लगभग नहीं है। बारीडी का बड़ा इलाका जो है इनकी कॉलोनी को छोड़ के, बाकी बड़ा इलाका जो है वो बारीडी का हिस्सा है। बागुन नगर की तरफ चले जाइए, उधर मर्सी हॉस्पिटल की तरफ चले जाइए, उधर तो नहीं है ना टाटा। लेकिन ये सारा इंटरकनेक्टेड है। क्यों इंटरकनेक्टेड है, और क्यों, कैसे ये जो JNSE है, नोटिफाइड एरिया कमिटी, इसने कैसे इतने बड़े एरिया पर कब्जा कर लिया, या दावा करने लगा कि ये इसका हम नक्शा पास करेंगे, आप अगर नक्शा का वायलेट करेंगे तो हम इसको तोड़ देंगे, आप नक्शा अगर नहीं पास करवाएंगे तो हम आपका स्ट्रक्चर तोड़ देंगे। ये कैसे किया? अब ये समझने के लिए आपको जमशेदपुर समझना पड़ेगा कि जमशेदपुर क्या है। मैंने कई इंटरव्यूज़ में ये बात कही है, लोगों को बताया है कि दुनिया में जमशेदपुर जैसा असंवैधानिक और गैर कानूनी शहर है नहीं। जमशेदपुर को की 15,725 एकड़ जमीन जो है वो अंग्रेजों ने टाटा को दी। किस लिए दी? इसलिए दी कि टाटा इसको अपनी कॉलोनी बनाएगा, फैक्ट्री बनाएगा, और इसको अपनी कॉलोनी बनाएगा जिसमें इसके लोग रहेंगे। और उसको फैक्ट्री बनाने के लिए लैंड और मिनरल्स ये सारा कुछ उसको मुहैया कराया, पानी मुहैया कराया, और उसको कहा कि तुम पॉल्यूट भी कर दो, वातावरण को बर्बाद कर दो। इसलिए दिया उसको कि उसको जिम्मेवारी दी गई कि तुम नौकरियां क्रिएट करोगे, रोजगार क्रिएट करोगे, इसलिए उसको ये सारी चीज़ें दी गई। पैसा बनाने के लिए नहीं दी गई। टाटा को अरबपति खरबपति बनने के लिए ये सब नहीं दिया गया, क्योंकि ये सब पब्लिक की चीज़ें थी। ज़मीन पब्लिक की थी, यहाँ के आदिवासियों की थी, पानी आदिवासियों की थी, यहाँ का मिनरल आदिवासियों का था, सारा कुछ एनवायरनमेंट उसका था, टाटा का नहीं था। टाटा आए थे गुजरात से, और गुजरात से ज़मीन लेके नहीं आए थे। जब वो गुजरात से आ रहे थे यहाँ फैक्ट्री लगाने, तो वहाँ के किसी राजा ने नहीं कहा था कि जा रहे हो वहाँ फैक्ट्री लगाने, तुमको लैंड की ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ लैंड लेते जाओ। गुजरात से लैंड नहीं आया जमशेदपुर में, आदिवासियों की लैंड ली गई यहाँ पे। तो 15,725 एकड़ लैंड जो है टाटा को अंग्रेजों ने दिया फैक्ट्री लगाने के लिए और कॉलोनी लगाने के लिए, करेक्ट, जिसको गवर्नमेंट ग्रांट कहते हैं।
सरकारी अनुदान, हिंदी में अगर उसका अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है सरकारी अनुदान। सरकारी अनुदान का जो कानून है 1895 का, उसमें केवल 3 ही एक्ट है, 1, 2 और 3। 2 कहता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट उस पर लागू नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 लागू नहीं होता है। लीज वीज की जो परिभाषा है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में है, ग्रांट में नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ उसको और डिटेल में। तीसरा जो उसका सेक्शन है, ओनली द लास्ट सेक्शन ऑफ दैट एक्ट, वो कहता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट जो है वो अपने टेनर से चलता है। टेनर का क्या मतलब होता है? मतलब जो डॉक्यूमेंट बनती है, मतलब जिस डॉक्यूमेंट 1919 का एक डॉक्यूमेंट है 18/10/1919 हमको जहाँ तक याद है, उसका एक डॉक्यूमेंट है, उसके तहत टाटा को 15,725 एकड़ लैंड अंग्रेजों ने दी। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए हैं। उस कंडीशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपको 1 साल के अंदर इस जमीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा इंडस्ट्री के लिए और अपनी कॉलोनी के लिए। टाटा ने नहीं किया। टाटा ने मतलब दर्जनों साल, हमको लगता है कि 20, 25, 30 साल के बाद या शायद उसके भी बाद, हमको लगता है 1907 में शुरू हुआ, और इन्होंने अपनी पूरी, अभी जो इनका पूरा एरिया है वो 1861 है एकड़। 15,725 एकड़ में से केवल 1861 एकड़ में इनकी फैक्ट्री बनी हुई है। और वो फैक्ट्री हमको लगता है कि विस्तार होते होते 60-70 साल में जाके उतना एरिया कवर हुआ है। तो कायदे से 1 साल के बाद इनको विस्तार करने का कोई राइट नहीं था, लेकिन बिहार झारखंड के जो लीडर थे उन्होंने अलाउ किया। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए नेताओं को पैसा चाहिए था, पैसा इन्होंने दिया और उन्होंने अलाउ किया। खैर, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि 1861 उसका है, बाकी तो तुम्हारा नहीं है। तो 1861 जब नहीं हुआ, 1861 के बाद जितनी ज़मीन पर आपने फैक्ट्री नहीं लगाई और आपका कॉलोनी नहीं बना, या और उन ज़मीनों पर दूसरी फैक्ट्रीज नहीं लगी, चाहे टाटा हो या दूसरी की, और उन ज़मीनों का सरकार ने सार्वजनिक पर्पस के लिए, लोगों की सार्वजनिक ज़रूरतों के लिए, जैसे अस्पताल है, कॉलेज है, डीसी ऑफिस है, थाना है, इसके लिए अगर सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया तो वो सारी ज़मीनें आदिवासियों के पास चली गई वापस। तो 1950 में, जब तक 1950 था, हम गुलाम थे, अंग्रेज़ों के साथ हम लड़ नहीं सकते थे, या क्या नाम है, अंग्रेज़ों को हम फोर्स नहीं कर सकते थे कि वो ज़मीन तो वापस चली गई, 1 साल में टाटा ने यूज़ नहीं किया, ज़मीन वापस करो, ये कानून है, तो हम ये उसको नहीं बोल सकते थे। लेकिन 1950 के बाद जब अपनी सरकार आई, इस देश के लोगों की सरकार आई, जिस देश के लोगों ने कांग्रेस के बैनर में खड़े होके, बैनर के तले खड़े होके उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, जब उनकी सरकार आई तब तो उस सरकार को मालूम था कि गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1 साल के अंदर में टाटा ने जितने ज़मीन का इस्तेमाल नहीं किया था वो सारी ज़मीन वापस लौट गई आदिवासियों के पास, तो उसको दे देना था, लेकिन दिया नहीं इन लोगों ने। बिहार के कांग्रेसी जो थे, उससे पहले बंगाल के कांग्रेसी होंगे, बिहार बाद में बना, झारखंड तो बहुत बाद में, उसके बाद उड़ीसा बना, उसके बाद झारखंड बना, ये सब बंगाल का हिस्सा था। तो बंगाल के जो कांग्रेसी थे, बिहार के जो कांग्रेसी थे, बिहार के कांग्रेसी जो है कांग्रेस में बहुत ताकत रखते थे, उनकी बहुत हैसियत थी, है ना। जैसे उन्होंने बिहार की जनता से ये वायदा किया था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम जमींदारी को एबॉलिश कर देंगे, जमींदारी हटा देंगे, और उन लोगों ने किया भी। 1950 में उन्होंने बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाया, वो जमींदारी एबॉलिशन करने के लिए बनाया। जमशेदपुर की जो ज़मीन है उसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन यहाँ के कुर्मियों का है, जो सबसे पुराने आदिवासी हैं, जो मैं बोल चुका हूँ, 65,000 साल पहले वो हिंदुस्तान में, वो सबसे पुराने आदिवासी हैं। बाकी जितने आदिवासी हैं सब 4,000 साल पहले आए। तो सबसे ज़्यादा ज़मीन कुर्मियों की थी, इन लोगों ने कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, और 1950 में ये ज़मीन इनको वापस दे देनी थी कुर्मियों को। तो यहाँ बिहार के जो लीडर थे प्रोमिनेंट थे, क्योंकि आदिवासी लीडर कम प्रोमिनेंट थे, ये ज़्यादा मजबूत थे, इन्होंने ये ज़मीन वापस नहीं होने दिया। और ये इलीगैलिटी जो है, क्योंकि तब तक टाटा ने बहुत से ज़मीनों को सबलीज कर दिया था। अब जैसे मैंने कहा कि सबलीज की परिभाषा, लीज की परिभाषा तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट में है, वो तो नहीं है इसमें गवर्नमेंट ग्रांट में। गवर्नमेंट ग्रांट का सेक्शन 3 कहता है कि वो अपने टेनर के हिसाब से चलेगी, तो टेनर में लिखा हुआ है तुमको सबलीज करने का। 18/10/1999 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा है अंग्रेजों ने कि तुम इसको सबलीज कर सकते हो, तो कैसे कर दिया सबलीज? और कैसे गवर्नमेंट ने, यहाँ की जितनी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, बीजेपी की, जेएमएम की, उसने कैसे अलाउ किया इतने सालों से? तो चूंकि ये सबलीज कर चुके थे और इन जमीनों पर 12,500 एकड़ जमीन पर ये पैसा कमाने लगे थे सबलीज करके, तो इन्होंने रिश्वत देना शुरू किया, इनके पास कोई चारा नहीं था।
और टाटा की ज़मीन, टाटा की जो कब्जे वाली ज़मीन है, आदिवासियों की जो ज़मीन है 12,500, ये एक बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम हो गया यहाँ के पॉलिटिशियन का। बिहार के, बंगाल के, उड़ीसा के, जब तक यूनाइटेड थे, और जब अलग हुए तो बिहार के पॉलिटिशियन कमाना शुरू किए, और उसके बाद झारखंड के पॉलिटिशियन कमाना शुरू किए। तो सबसे पहले बिहार ने शुरू किया। बिहार ने 1984 में, क्योंकि ये इनके बीच में झगड़े शुरू हो गए थे और मैटर अदालतों में जाना शुरू हो गया था, लोगों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हो गया था कि ये जो ज़मीन है टाटा की, ये डाउटफुल है। लोगों को ठीक से नहीं पता था, लेकिन लोगों को ये लगने लगा था कि ये डाउटफुल है, ये टाटा का कब्जा कैसे है। तो बिहार की जो गवर्नमेंट थी जगन्नाथ मिश्रा की, वो एक नंबर का चोर लीडर था। जगन्नाथ मिश्रा हो, विनीत बिंदेश्वरी दुबे हो, चंद्रशेखर सिंह, ये सारे चोर थे। इन लोगों ने एक दस्तावेज बनाया टाटा के साथ 1984 में और कहा कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में हमने 1972 में अमेंडमेंट करके 7D को जोड़ा, और 1982 में अमेंडमेंट करके हमने 83 में, 72 और 83 में अमेंडमेंट करके हमने 7E जोड़ा, और इन दोनों नई धाराओं को जोड़ के हमने क्या नाम है, कानून में बदलाव किए, मतलब एक नया कानून बनाया। और 84 में उन्होंने जो दस्तावेज बनाया उसमें कहा कि ये जो दोनों धाराएं हमने लगाई, 1972 में 7D और 1983 में 7E, उसके तहत हमने 1950 या शायद 1/1/1956 से जो गवर्नमेंट ग्रांट था, सरकारी अनुदान था, उसको हमने ले लिया बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत। माने बिहार सरकार ने उसको टेक ओवर कर लिया, और टेक ओवर करने के बाद 7D और 7E के तहत हमने इनको लीज कर दिया टाटा को। अब देखिए बदमाशी कितना है और कितना असंवैधानिक और गैरकानूनी बात है ये, जो इन लोगों ने उस लीज डॉक्यूमेंट में लिखा है। 15,725 एकड़ लैंड जो गवर्नमेंट ग्रांट था, उसको इन लोगों ने कहा कि हमने टेक ओवर कर लिया। मैंने माननीय अदालत को कहा कि मेलोड, एक अनुच्छेद है 254 संविधान में, वो कहता है कि सेंट्रल एक्ट और स्टेट एक्ट में अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो सेंट्रल एक्ट सुपरसीड करेगा, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एरा का एक्ट है, गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1895। ये तो किसी सेंट्रल एक्ट से भी इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। तो बिहार का लैंड रिफॉर्म्स एक्ट जो कि एक स्टेट का कानून है, वो कैसे सुपरसीड कर जाएगा? तो कैसे ले लिया कि आप सेंट्रल एक्ट को, बिहार का कोई एक्ट जो है किसी सेंट्रल एक्ट को, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को सुपरसीड कर ही नहीं सकती है, ये संविधान में व्यवस्था है। दूसरा, मैंने उनको कहा कि ये जो कह रहे हैं, जो इनका जो फर्जीवाड़ा ये कह रहे हैं कि 7D हमने 1972 में इंसर्ट किया और 7E हमने 1983 में इंसर्ट किया और उसके तहत इस लैंड को हमने ले लिया, ये फर्जी बात है। क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में जो अमेंडमेंट्स होते हैं उसको हम लोग शेड्यूल 9 में डालते हैं जब पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती है। तो 7D और 7E का कोई अप्रूवल पार्लियामेंट ने नहीं किया, और इसलिए ये शेड्यूल 9 का पार्ट नहीं है। इसलिए कायदे से स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनली 7D और 7E जो है वो अमेंडमेंट हुआ ही नहीं, वो इनवैलिड है, वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट इज एन इनवैलिड अमेंडमेंट, इसका कोई वजूद लॉ में नहीं है। तो जिन धाराओं का 7D और 7E जो कि वजूद में ही नहीं है, जो कानून में नहीं है, उसके तहत ये कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हमने ये सारा का सारा लैंड हमने अक्वायर कर लिया, जो गवर्नमेंट ग्रांट था, सरकारी अनुदान था, और उसको हमने सबलीज कर दिया। अब दूसरी बात देखो कि आपने, पहले बात तो आपने 254 का वायलेशन किया, आप कर ही नहीं सकते थे, है ना। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि सरकारों पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट लागू नहीं होता है, सरकारें लीज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि सरकार तो ट्रस्टी है, सरकार मालिक थोड़ी है। सरकार के पास जितनी संपत्तियां हैं उसकी तो सरकार ट्रस्टी है। आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की हो जाएगी, कल किसी और की हो जाएगी, इससे पहले जनता पार्टी की सरकार थी, बहुत सारी पार्टियों की सरकारें, मिलीजुली सरकारें तो इतनी बनी हिंदुस्तान में। तो सरकार कोई मालिक नहीं होती है, सरकार के पास अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। जो भी प्रॉपर्टी सरकारी है वो सारा का सारा जो है, उन सारी प्रॉपर्टीज़ का ये जो सरकारें हैं ट्रस्टीज़ हैं, इसलिए वो लीज दे नहीं सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, बहुत सारे आदेश हैं, एक आदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो टाटा के फेवर में है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट इन पर लागू नहीं होता है, सरकारों पर लागू नहीं होता है, सरकार नहीं दे सकती है। अब दूसरी बात देखो, मज़ेदार बात कि बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट किस लिए बना?
जमींदारी उन्मूलन के लिए, टू एबॉलिश जमींदारी। तो एक जमींदार को कैसे दे दिया? एग्जैक्टली और ये कह क्या रहे हैं कि 7D और 7E जो फर्जी धाराएं हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है लॉ में, उसके तहत हमने 1/1/1956 से हमने सारे जमीन को जो सरकारी अनुदान था उसको ले लिए और टाटा को हम सब लीज दे दिए। समझ देख लीजिए कि कितने बड़े चोर सब थे बिहार के कांग्रेसी, है ना। सब मर गए हैं, दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे जुबान से अच्छी बात उनके लिए निकल नहीं सकती है, क्योंकि इतना बड़ा कारनामा उन लोगों ने किया है, इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि उनके लिए मैं अच्छी भाषा में बात नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरे जो अभी जिंदा हैं, उनके बारे में सुन लीजिए।